की वजह से और बहुत सारी चीजें जन्म संग्रह से बदल रहा है कि जन्म संग्रह हो नहीं पाता प्रॉपरली। क्या मेरी बात क्लियर है? इस वजह से हमारे देश की पॉपुलेशन को देखते हुए, हमारे देश की इलिटरेसी लेवल को देखते हुए यह अप्रत्यक्ष लोकतंत्र व्यवस्था ही ज़्यादा सटीक उस समय बैठती थी और वही लागू थी। क्या मेरी बात क्लियर है? यस सर। कोई दिक्कत तो नहीं है? ठीक है, थोड़ा सा नोट्स बनाएंगे, लिखेंगे, लिखिएगा। देखिए भारतीय संविधान में प्रतिनिधित्वकारी संसदीय लोकतंत्र की व्यवस्था है। प्रतिनिधित्वकारी संसदीय लोकतंत्र की व्यवस्था है। लोकतंत्र की व्यवस्था है जिसमें कार्यपालिका अपनी सभी नीतियों के लिए विधायिका के प्रति जवाबदेह होती है। अपनी सभी नीतियों एवं कार्यों के लिए, अगर जगह है तो नीतियों एवं कार्यों लिख लीजिएगा। नीतियों एवं कार्यों के लिए विधायिका के प्रति जवाबदेह होती है। विधायिका के प्रति जवाबदेह होती है। लिखिएगा। सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार, सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार, इंग्लिश में बोलते हैं यूनिवर्सल एडल्ट सफरेज। सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार यानी वयस्क हो, फिर वो किसी भी धर्म का हो, किसी भी कास्ट का हो, वह पढ़ा लिखा हो या ना हो, किसी भी क्षेत्र का हो, किसी भी भाषा का हो, किसी भी संस्कृति का हो, सबको समान रूप से मताधिकार। क्या हुआ क्लियर है? तो देखिए सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार, सामयिक चुनाव, हर समय पर चुनाव होता है। ऐसा नहीं कि एक बार चुनाव हो गया और उसके बाद दोबारा चुनाव नहीं होना है। तो सामयिक चुनाव, विधि की सर्वोच्चता, न्यायपालिका की स्वतंत्रता, न्यायपालिका की स्वतंत्रता, विधि की सर्वोच्चता, न्यायपालिका की स्वतंत्रता व भेदभाव का अभाव, भारतीय संविधान के लोकतांत्रिक लक्षणों को
निर्दिष्ट या दर्शाती कह सकते हो, या निर्दिष्ट करती है। संविधान में कहां लिखा हुआ है कि भारत एक लोकतंत्र है? कौन से आर्टिकल में, किस अनुच्छेद में संविधान में लोकतंत्र लिखा हुआ है? नहीं, स्वतंत्रता है नहीं है। संविधान के किसी आर्टिकल में लिखा ही नहीं हुआ है कि भारत लोकतंत्र है। नहीं। बड़ी बात, संविधान के किसी भी अनुच्छेद में, किसी भी अनुसूची में, यानी कि संविधान के मुख्य भाग में जिसे बोला जाता है, उसमें कहीं नहीं लिखा है भारत एक लोकतंत्र है। पूरे संविधान में लोकतंत्र केवल एक जगह लिखा हुआ है। कहां पर? प्रस्तावना में। प्रस्तावना में कुछ लिख देने से क्या संविधान का मूल स्वरूप बदल जाता है? नहीं। यानी कि संविधान या भारत एक लोकतांत्रिक देश है, यह प्रस्तावना बिना पढ़े कैसे पता चलेगा? अनुच्छेदों को ध्यान से पढ़ के। अनुच्छेदों को ध्यान से पढ़ के। जो अनुच्छेद इशारा करते हो कि सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार होगा, जो अनुच्छेद यह बताते हो कि लगातार 5 साल बाद, हर एक 5 साल बाद चुनाव होते रहेंगे। क्या मेरी बात क्लियर है? जो अनुच्छेद यह बताते हो कि राज्य लोगों में किसी तरह का भेदभाव नहीं करेगा। क्या मेरी बात क्लियर है? अरे बोलो। जो अनुच्छेद यह बताते हो कि राज्य में राजा या प्रजा, समझ रहा हो ना, चाहे मिनिस्टर चाहे कॉमन पब्लिक, इन सब में है ना, विधि की सर्वोच्चता होगी। विधि के द्वारा बनाए गए कानून दोनों पर लागू होंगे। ऐसा नहीं है कि प्रेसिडेंट ने मर्डर कर दिया तो उसके लिए अलग कानून है। क्या मेरी बात क्लियर है? उसे भी वही सजा मिलेगी। कहने का मतलब क्या मेरी बात? अगर एक बार प्रूफ हो गया तो उसे भी वही सजा मिलेगी जो एक आम आदमी को मिलेगी। अगर किसी मिनिस्टर ने मर्डर कर दिया, पीएम ने मर्डर कर दिया, तो उसे भी वही सजा मिलेगी जो एक आम आदमी को मिलेगी। यानी कि सर्वोच्चता किसकी है? मिनिस्टर की, पीएम की, प्रेसिडेंट की, न्यायपालिका विधि। क्या मेरी बात क्लियर है? न्यायपालिका की सर्वोच्चता नहीं, न्यायपालिका इन सबसे स्वतंत्र रूप से काम कर सकेगी, विधि की सर्वोच्चता स्थापित कर सकेगी। क्या मेरी बात क्लियर है? क्या यह लोकतांत्रिक लक्षण नहीं है? है? सीधे तौर पे कहीं लिखा है लोकतंत्र है? नहीं। अरे बोलो। नहीं। अरे रोज मम्मी कहती है क्या, मैं तुम पे बहुत मुहा रही हूँ या मुहा रहा हूँ? रोज पापा बोलते हैं आई लव यू बेटा, ऐसा बोलते हैं रोज? नहीं। रोज रोटी बना रहे हैं, वही उनके प्यार का प्रमाण है। रोज तुम्हें पढ़ने भेज रहे हैं, मेरी बात सुन रहे, तुम्हारी सेवा शुश्रूषा कर रहे हैं, झापड़ा पर मार रहे हैं कभी कभार जब नाश्ते से बिगड़ रहे हो। मेरी बात सुन रहे, मोबाइल छीन कर लग रहे हैं तुम्हारा, नहीं पढ़ो मोबाइल ले लेंगे तुम। ये उनके प्यार का प्रमाण है। मेरी बात सुन रही, वो रोज कहेंगे नहीं कि हम तुम्हें बहुत चाहते हैं, बहुत प्यार करते हैं। क्या मेरी बात क्लियर है? लेकिन यह सब उनके प्यार का प्रमाण है। ठीक उसी तरह से भारतीय संविधान बोल नहीं रहा है लोकतंत्र है, संविधान ने कहीं नहीं लिखा लोकतंत्र है। प्रस्तावना में निचोड़ देखकर, अनुच्छेदों के निचोड़ देखकर हम जज करते हैं कि भारत एक लोकतांत्रिक देश है, क्योंकि भारत में सभी लोगों को अनुच्छेद 326 के अनुसार सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार है। मेरी बात सुन रही, चाहे छोटा हो, बड़ा हो, गरीब हो, काला हो, उजला हो। क्या मेरी बात सुन रही? उससे मतलब ही नहीं। किसी भी भाषा, किसी भी संस्कृति, किसी भी क्षेत्र का हो, किसी भी वर्ण, किसी भी लिंग, किसी भी सभ्यता का हो। क्या मेरी बात क्लियर है? अरे बोलो। कुछ किसी कोई भी हो, अगर वयस्क है, क्रिमिनल हो, जेल में पकड़ लिया, जेल में बंद हो, उसका मताधिकार चला गया? नहीं। हाँ? नहीं। अरे बोलो, तुम्हारे साथ चला जाना चाहिए। उसने गलत काम किया, ऐसे तो क्रिमिनल की बात आ जाएगी। समझ रहे हो? नहीं समझ रहे हो? देश के 50% लोग जेलों में बंद। चलो 50% लोग देश के जेलों में बंद। लेट अस सपोज कर लेते हैं, सपोज करने में कुछ नहीं आता ना, सपोज कर लो इन 50% लोग किसी और आदमी को वोट कर रहे हैं, अब क्रिमिनल वोट करेंगे। लेट अस सपोज उस आदमी ने बोला हम कानून को हल्का कर देंगे, परेशान ना हो। मेरी बात सुन नहीं? समझ में आ रहा है? लेकिन उन्हें भी फिर भी मताधिकार है। ऐसा हो सकता है, सही बात, ऐसा हो सकता है। क्या मेरी बात क्लियर है? हो सकता है क्रिमिनल जो क्रिमिनल को ही सपोर्ट करे, फिर भी उसे मताधिकार है, क्योंकि हमने ब्रिटिशर से लड़कर आजादी क्यों ली? वो भी बहुत पढ़े लिखे थे यार।
मेरी बात सुनो, उन्हें भी अच्छी नॉलेज थी, अच्छे से पढ़े लिखे लोग थे उसमें, समझ में आ रहा है? Yes, sir. बहुत अच्छी यूनिवर्सिटीज में बहुत अच्छे से पढ़े लिखे लोग थे जो लॉज कानून बनाते थे ब्रिटिशर्स के टाइम पर। हमने उनसे लड़कर आजादी क्यों ली? लोकतंत्र के लिए, संप्रभुता के लिए। क्योंकि हमारे अधिकार। क्या मेरी बात क्लियर है? Yes, sir. अरे बोलो। Yes, sir. क्या लोकतंत्र संप्रभुता को प्रेषित करने के लिए एक लक्षण नहीं है? संप्रभुता को लागू कराने वाला लोकतंत्र एक लक्षण है। यस सर। मेरी बात सुनाई? संप्रभुता का मतलब हम सर्वोपरि। यस सर। मेरी बात सुनाई? वह सर्वोपरि की भावना आएगी कैसे? लोकतंत्र से। यस सर। क्या मेरी बात क्लियर है? नहीं समझे बात? यस सर। समझ में आ रहा है? यस सर। संप्रभुता एक नीति तो लोकतंत्र एक योजना। यस सर। इस तरह समझो। क्या मेरी बात क्लियर है? Yes, और उस योजना के तहत यह सब अपनाया जा रहा है कि भारत को और ज्यादा से ज्यादा लोकतंत्र बनाया जाए। भारत में संविधान में कहीं लिखा होता भारत में लोकतंत्र है, लेकिन बहस मताधिकार ना होता, बोलता कि 50 साल में संविधान को बदलने की आर्टिकल शक्ति संसद के पास है ना? नहीं है? संसद अनुच्छेद 368 का उपयोग करके संविधान में बदलाव ला सकती है। यस सर। है ना? तो बदलाव ले आए। बोले 5 साल नहीं, ये गलत लिखा था, 5 साल गलती से लिखी थी। अब अगले 500 वर्ष का कोई चुनाव तो लोकतंत्र को असर सीधा प्रभावित कर दिया। बोल दे, अमेंड कर दे, अमेंडमेंट उसके हाथ में है ना, संशोधन करना। तो संशोधन कर दे, कहते 5 साल में नहीं सरकार बदलेगी। संविधान लिखा ना 5 साल का बाद, है ना? चेंज होता रहेगा, चुनाव होता रहेगा, मतलब चेंज करो चाहे ना करो तुम्हारे ऊपर है। मेरी बात समझ में? अगेन लोकतंत्र, चेंज करो चाहे ना करो तुम्हारे ऊपर है, अगेन लोकतंत्र। क्या मेरी बात क्लियर है? दोबारा संशोधन कर दिया, संविधान के प्रावधान में संशोधन करके कहता अब से जो चुनाव होगा उसमें जो पार्टी इलेक्ट होकर आएगी अगले 500 वर्ष शासन करेगी। हो गया गुप्ता साम्राज्य की स्थापना। यस सर। समझ रहे हो ना? मौर्य साम्राज्य की स्थापना, ऐसी स्थापना होती थी साम्राज्यों की। मेरी बात समझ में? बस अनुवांशिक नहीं रह गया। यस सर। लेकिन पार्टी उसी पार्टी का तो हो गया। अरे बोलो। यस सर। क्या मेरी बात समझ में? यस सर। नहीं समझ पाए बात? यस सर। लेकिन यह नहीं हो सकता। क्यों? कहीं लिखा नहीं है, कहीं लिखा नहीं है कि नहीं हो सकता। मेरी बात समझ? लेकिन पहले से ही उद्घोषित कर दिया गया 5 ही साल रहेगा। अगर इसमें किसी प्रकार की छेड़छाड़ की जा रही है तो मूल ढांचे के साथ छेड़छाड़ किया जाएगा, जिसके लिए कौन बैठा हुआ है? सर्वोच्च न्यायालय। क्या मेरी बात क्लियर है? तो सर्वोच्च न्यायालय की स्वतंत्रता, सर्वोच्च न्यायालय की स्वतंत्रता, जिसे केंद्र सरकार कुछ भी बदलाव ना ला सके, क्या लोकतंत्र को सुरक्षित नहीं करता है? यस सर। अरे बोलो भाई। यस सर। कुछ खा के नहीं आए हो? दाल चावल खिलवा दे। बोलो कुछ तमाम। यस सर। बोलो भाई, आ रहा है? यस सर। क्या सर्वोच्च न्यायालय की स्वतंत्रता या न्यायपालिका की स्वतंत्रता लोकतंत्र को संरक्षित करता है? यस सर। है ना? Yes, sir. चलो ठीक है, नोट कर लो। नोट तो कर लिया हम लोगों ने ना? Yes, sir. एक और नोट कर लोगे? क्योंकि संविधान की उद्देशिका में इसी के आगे लिखो बेटा। संविधान की उद्देशिका में, यह संविधान की प्रस्तावना में, वही उद्देशिका की प्रस्तावना कीजिए। संविधान की प्रस्तावना में लोकतांत्रिक शब्द का प्रयोग व्यापक अर्थ में किया गया है। लोकतांत्रिक शब्द का प्रयोग व्यापक अर्थ में किया गया है, जिससे ना केवल राजनीतिक बल्कि साथ ही साथ, ना केवल राजनीतिक बल्कि साथ ही साथ सामाजिक और आर्थिक, सामाजिक एवं आर्थिक सामाजिक एवं आर्थिक लोकतांत्रिक राज्य की संकल्पना की जा सके, सामाजिक एवं आर्थिक लोकतांत्रिक राज्य की संकल्पना की जा सके।
सामाजिक एवं आर्थिक राज्य की कल्पना की जा सकती अब एक और बहुत जरूरी बात, मैंने क्या बोला, राज्य की संकल्पना, क्या बोला, राज्य, सरकार की संकल्पना बोला। नहीं। क्या हमारा उद्देश्य, क्या हमारा उद्देश्य बस इतना सा है कि सरकार एक लोकतांत्रिक सरकार की तरह काम करे? नहीं। राज्य, जानते हो राज्य क्या होता है? यस सर। बताओ राज्य क्या होता है, सरकार राज्य में क्या अंतर है? इसी बात पे, सरकार राज्य एक ही चीज होती है, अलग होती है? सर प्रतिनिधियों के द्वारा तो सरकार राज्य एक मानी जाएगी, लेकिन जो कानूनों में और जो व्यवस्था में अंतर पाया जाता है उसमें सरकार और राज्य के कुछ नहीं। और बताओ, सोचो, सरकार राज्य एक ही नहीं होता। पहली बात, राज्य, सरकार और राज्य अलग अलग चीजें हैं, शासन और राज्य अलग अलग चीजें। बताओ मुझे क्या होता है? क्योंकि सर सोचो। और पढ़ लिया एनसीईआरटी? कितने लोगों ने पढ़ना शुरू कर दिया एनसीईआरटी? चलो शाबाश, बताओ बताओ, वेरी गुड, अच्छा लग रहा है, पढ़ो तो अच्छा लगेगा मुझे। बताओ, सोच के बताओ, सरकार राज्य। सरकार वो होती है जो कई गुटों को एक साथ मिलाकर जो चलने वाली होती है, वो सरकार होती है। और सोचो, सरकार राज्य एक ही चीज है, अलग अलग है? सामान्य भाषा में कई बार हम सरकार और राज्य को एक ही तरह से इस्तेमाल कर लेते हैं, लेकिन है अलग अलग। यूपीएससी के लिए एकदम अलग अलग। मेरी बात सुनाई? यूपीएससी ने कल क्वेश्चन पूछा था, इसलिए पूछ रहा हूं। यूपीएससी 2021 में क्वेश्चन आया प्रीलिम्स में, राज्य किसे कहते हैं? इतना सिंपल क्वेश्चन, बेसिक, इसलिए बोलते हैं एनसीईआरटी पढ़ो, क्लास 6 की एनसीईआरटी, क्लास 7 की एनसीईआरटी, उसमें दिया हो राज्य की परिभाषा। लेकिन पूरे जो लोग तैयारी करते पता नहीं किस हवा में होते हैं, है ना, उन्हें सब पढ़ना है, बेसिक नहीं पढ़ना है। मैं हमेशा बोल रहा हूं कि एग्जाम बहुत इंटेलिजेंट लोग का नहीं हो रहा है कि कितना रट लेते हैं। समझ में आ रहा है? बेसिक चीजें विकसित है कि नहीं है, फंडामेंटल्स एकदम टाइट है कि नहीं है। मेरी बात में उन लोगों का एग्जाम है, तो बेसिक्स अच्छा करना है, एनसीईआरटी पढ़ो। क्या मेरी बात क्लियर है? राज्य की परिभाषा, राज्य की परिभाषा क्या है? एक ऐसी इकाई जिसका एक निश्चित क्षेत्र, यानी एक निश्चित भूमि, एक निश्चित भूभाग में एक ही सरकार के अंदर, है ना, सरकार भी कैसी हो? संप्रभु सरकार, संप्रभुतावादी सरकार, है ना, और नागरिकों के विकास के लिए, लोगों के विकास के लिए काम करें। क्या मेरी बात क्लियर है? नागरिक लिखते हो, नागरिक, ठीक है? अरे बोलो। यस सर। यह 4 एलिमेंट्स होते हैं, 4 तत्व होते हैं किसी राज्य में। मेरी बात समझ में? ऐसे ही राज्य नहीं बोल देंगे, जब यह 4 तत्व मिलेंगे तब राज्य बोलेंगे। क्या मेरी बात क्लियर है? राज्य वह राजनीतिक इकाई है जो कि सरकार को एक भूभाग में रह रहे लोगों के लिए, रह रहे नागरिकों के लिए कानून बनाती है और उनकी संप्रभुता सुनिश्चित करती है। और सरकार खुद कैसी होती है? संप्रभु होती है, यानी किसी और का ऑर्डर नहीं लेती। किसी और का ऑर्डर ले सकती है लेकिन स्वेच्छा से ले सकती है ऑर्डर, लेकिन स्वेच्छा से। क्या मेरी बात क्लियर है? तो एक ऐसी सरकार, ऐसी राजनीतिक इकाई को क्या बोलते हैं? राज्य। यही 4 एलिमेंट मिला के क्वेश्चन पूछा था कि राज्य में क्या क्या होता है, बच्चे नहीं बता पाए, किसने और भी जोड़ दिया, गणतंत्र से सब जोड़ दिया, गणतंत्र दुग्ध सब जोड़ दिया। मेरी बात समझ? राज्य में क्षेत्र, सरकार, संप्रभुता और नागरिक, यह 4 तत्व होते हैं। यह 4 तत्वों को मिलाकर राज्य होता है, ऐसा बोल सकते हो। क्या मेरी बात क्लियर है? नहीं समझे बात? नोट किया? यूपीएससी 2021 का क्वेश्चन प्रीलिम्स अच्छे लोग नहीं कर पाए। क्यों? क्योंकि बेसिक्स टाइट नहीं है, ऊपर का सब कुछ पढ़ रहे हैं, नीचे का हवा गायब। समझ रहे हो ना? बेसिक्स बनाओ, बेसिक्स, ठीक है? बेसिक पे फोकस करो। एनसीईआरटी कई बार पढ़ो, उसके बाद लक्ष्मीकांत पढ़ो। समझ आ रहा है? चलो, सरकार राज्य में अंतर भी दिख गया। सरकार राज्य द्वारा अपॉइंटेड होता है। मेरी बात समझ? सरकार यानी कि राज्य द्वारा नियुक्त व्यवस्था। क्या मेरी बात क्लियर है? जो शासन को देखेगी, सरकार यानी कि राज्य द्वारा नियुक्त व्यवस्था जो शासन को देखेगी, जिसमें आ गए कौन भी? नागरिक भी। और नागरिक कलेक्टिवली क्या बनाते हैं? समाज। यस सर। कलेक्टिवली समाज बनाते। सरकार वाली बात सही है, वो देखकर
लेकिन कलेक्टिवली नागरिकों क्या कहता है? समाज। तो केवल शासन, केवल सरकार के लोकतांत्रिक हो जाने से काम चल जाएगा? नहीं, लोगों को लोकतांत्रिक होना पड़ेगा, लोगों को आपसी भेदभाव खत्म करना पड़ेगा, लोगों को एक दूसरे को बराबर समझना पड़ेगा। मेरी बात समझ में आई? नहीं समझे बात? तो वहां देखो अंतिम लाइन क्या लिखवाया है? राज्य लिखवाया है या सरकार लिखवाया है? राज्य लिखवाया है। क्यों? क्योंकि उसमें नागरिक भी आ जाएंगे, लोग भी, केवल सरकार ही नहीं, समाज भी कैसा हो? लोकतांत्रिक दृष्टिकोण रखे। मेरी बात समझ में आई? राजनीतिक रूप से ऐसा ना हो जाए कि ऐसा है बहनी, तो उन्हीं जगह हम वोट डाल आए थे, तू कौन? हमें ही जाते ही हमें वोट डाल रहे तो नहीं जगह। ऐसा ही हो रहा था 70 साल पहले, 60 साल पहले। मेरी बात समझ में? देश का पहला चुनाव हुआ तो बोले अरे नहीं, मेरी वाइफ कहां जाएंगी? समझ रहे हो ना? अरे इनका नाम मत डालो, इनके नाम की जगह लिखो क्या? वाइफ ऑफ श्यामलाल, वाइफ ऑफ काजू, वाइफ ऑफ राजू। नहीं समझे बात? समझ गए? उनका नाम नहीं बताना अनुमति थी, है ना? फोटो तो दूर की बात है, नाम नहीं बताना। अपने घर के बेटी के, अपने घर के बहू के नाम नहीं बताएंगे, कहेंगे अरे वो कहां जाएंगी? हमारे घर में 5 लोग हैं, उनका वोट तो हम ही लोग डालने जाएंगे। मेरी बात समझ में? समझ रहे हो ना? तो क्या यह एक लोकतांत्रिक व्यवस्था होती? समझ रहे हो ना? केवल सरकार के लोकतंत्र हो जाने से क्या समाज में लोकतंत्र आ जाएगा? नहीं। इसीलिए राज्य को लोकतंत्र की प्रैक्टिस करनी चाहिए, राज्य को लोकतांत्रिक अवधारणाओं का विकास करना चाहिए, राज्य को समझ रहे हो ना? लोकतंत्र का अनुसरण करना चाहिए, जिसके 3 एस्पेक्ट हैं। कौन कौन से? राजनीतिक, आर्थिक और सामाजिक। क्या मेरी बात क्लियर है? नहीं समझे बात? समझ रहे हो ना? यार लोग भी है, केवल सरकार नहीं लोकतंत्र की प्रैक्टिस करे, लोग भी लोकतांत्रिक दृष्टिकोण अपनाए, यह भी जरूरी है। लोग भी, समझ रहे हो ना? लोग किसका हिस्सा है? राज्य का। तो लोग भी लोकतांत्रिकता अपनाए, समझ रहे हो? लोकतांत्रिक तत्वों को समझें, लोकतंत्र का अनुसरण करें। राज्य ने बहुत कुछ बोला हुआ है। राज्य ने बोला कि छुआछूत अपराध है, लेकिन तुम ना मानो, तुम खूब प्रैक्टिस करो। क्या मेरी बात क्लियर है? मेरी बात तो राज्य कहा तो तुम्हें वो करेगा, राज्य कहा तो पुलिस बल से हर समय चेक करवाएगा कि देखो कौन छुआछूत कर रहा है, कौन नहीं कर रहा है। कंप्लेन हो सकती है इसलिए, लेकिन राज्य कहां तक करेगा? तो लोग ही नहीं चाहेंगे। कोई भी राज्य, कोई भी सरकार, कोई भी शासन तभी तक चलता है जब तक उसे किसका साथ मिलता है? लोगों का, समाज का, नागरिकों का। तो लोकतांत्रिक प्रणाली बिना समाज के, बिना लोगों के साथ ही चल पाएगी? नहीं चल पाएगी। तो केवल शासन या सरकार ही लोकतंत्र की ना हो, समझ रहे हो ना? कौन भी लोग हो? नागरिक भी। मेरी बात समझ आई? कोई दिक्कत तो नहीं है ना? तो सरकार, संप्रभुता, नागरिक, क्षेत्र, सब कुछ मिलाकर क्या होता है? राज्य। तो राज्य की लोकतांत्रिक प्रवृत्ति, समझे मेरी बात? राज्य की प्रवृत्ति लोकतांत्रिक हो, समाज की भी प्रवृत्ति लोकतांत्रिक हो। केवल सरकार की प्रवृत्ति ना देखी जाए। हर चीज में सरकार को हम लोग बोलते हैं कि सरकार ने ये नहीं किया, वो नहीं किया, ऐसा कर दिया, वैसा नहीं कर दिया, डेवलपमेंट नहीं हो रहा, विकास नहीं हो रहा, ऐसा नहीं हो रहा, ऐसा नहीं हो रहा। ये सरकार कहां से आई? पाकिस्तान के लोगों से या चीन के लोगों से? भारतीय लोगों से। और विकास नहीं कर रही है? समझ रहे हो ना? सरकार आखिर आई कहां से? भारत के लोगों से ना? भारतीय लोगों से आई। क्या मेरी बात क्लियर है? तो जब समाज में लोकतंत्र रहेगा तभी सरकार, शासन में भी लोकतंत्र पहुंचेगा, उसके गुण अडॉप्ट किए जाएंगे। मेरी बात समझ में? नहीं समझे बात? समझ गए? नोट करो आगे, लिखो। लोकतंत्र के तहत केवल लोकतांत्रिक सरकार की ही कल्पना नहीं की गई है। लोकतंत्र के तहत केवल लोकतांत्रिक सरकार की ही कल्पना नहीं की गई, बल्कि एक ऐसे समाज की, लोकतंत्र के तहत केवल लोकतांत्रिक सरकार की ही कल्पना नहीं की गई, बल्कि ऐसे समाज की नींव भी रखी गई,
ऐसे समाज की नीति रखी गई जिसमें विचारों का मुक्त आदान प्रदान हो। जिसमें विचारों का मुक्त आदान प्रदान हो और प्रत्येक व्यक्ति की समान प्रतिष्ठा भी हो। ठीक है, अगला हेडिंग क्या है? गणराज्य। गणराज्य है या गणराज्य है? गणराज्य पक्का ना? समझ लो ना, गणतंत्र नहीं है। समझ गए? चलो क्या होता है बताओ। राज्य में जो शासन करते हैं वो वंशानुक्रम नहीं है, जनता द्वारा। हाँ बहुत अच्छा, शाबाश, सही बता रहे, एकदम गलत नहीं होता। और सर जहाँ शासनाध्यक्ष वंशानुक्रम ना होकर जनता द्वारा शासनाध्यक्ष कौन? हाँ राष्ट्रपति। और बताओ। प्रत्यक्ष चुनाव द्वारा। वेरी गुड, चलो ये भी अच्छा। और तो आता है सब कुछ, वेरी गुड, है ना? बस यही तीनों चीजें बता दी थी, बता दिया तुम लोगों ने। ठीक है, 3 चीजें हैं इसमें। पहली बात तो ये है कि जितने लोग भी शासन में हैं, लोकतंत्र मतलब जनता के द्वारा सरकार चुनी जाए, या लोकतंत्र इस भावना को संरक्षित रखता ही है कि जनता के द्वारा सरकार चुनी जाए। मेरी बात सुनाई। साथ ही साथ उस सरकार का अध्यक्ष, उस सरकार का मुखिया, मेरी बात सुनाई, और देश का मुखिया भी जनता के ही द्वारा चुना जाए तो क्या है? गणतंत्र। क्या मेरी बात क्लियर है? यानी कि राजनीतिक संप्रभुता किसके हाथों में निहित हो, किसके हाथों में केंद्रित हो? जनता के हाथों में। मेरी बात सुनाई। किसी वंशानुगत क्रम या अनुवांशिकता के आधार पर किसी वर्ग विशेष या किसी जाति विशेष या किसी अनुवांशिकता के आधार पर किसी, समझ लो ना, किसी डायनेस्टी के लिए कोई पोस्ट रिजर्व ना रखी जाए, संरक्षित ना रखी जाए। अंततः जनता डिसाइड करे कि कौन शासन में रहेगा। क्या मेरी बात क्लियर है? यानी कि पूर्ण रूपे राजनीतिक संप्रभुता किसके हाथ में हो? जनता के हाथ। ये कौन है? कौन है ये? समझ गया ना? ये जनता है। ठीक है, अब अपने से ऊपर जितने लोग को ये भेजेंगे जो शासन रन कर रहे होंगे, वह भी कौन होने चाहिए? जनता के द्वारा भेजे गए लोग होने चाहिए। अरे बोलो। सरकार चलाने वाले लोग, मैं ऐसे बोल रहा हूं, सरकार चलाने वाले लोग या तुम्हारी जनता, ये सब बना लो। समझ में आओ? ऐसा बना लोगे टीचर खुश हो जाएगा और तुम्हें रजनीकांत और हर जगह नहीं मिलेगा। मेरी बात सुनाई। सरकार के लोग है। क्या मेरी बात क्लियर है? सरकार के लोग नहीं, मतलब देश के लोग। ठीक है, यह चुनेंगे किसे? सरकार चलाने वाले लोग को चुनेंगे। यह तो बात सही है। तो लोकतंत्र में भी यहां तक था, लोकतंत्र भी यही बात कर रहा था कि सरकार जो है वो लोगों द्वारा, शासन जो है वो लोगों द्वारा चुना जाए। क्या मेरी बात क्लियर है? ठीक है, यहां तक तो बात ठीक है। लेकिन इसके ऊपर इन्हें नियंत्रण करने के लिए, इन्हें आदेश देने के लिए जिस मुखिया का चुनाव किया गया है, चाहे वो पीएम हो चाहे प्रेसिडेंट, वह भी जनता के द्वारा चुना जाए। क्या मेरी बात क्लियर है? एक ऐसी व्यवस्था को हम क्या बोलते हैं? गणतंत्र व्यवस्था। क्या मेरी बात क्लियर है? मैं पीएम और प्रेसिडेंट इसलिए बोल रहा हूं कि हमारे यहाँ, हमारे देश में कुछ इस तरह की व्यवस्था है कि हेड ऑफ गवर्नमेंट का ये लोगों कि सरकार का मुखिया और राज्य का मुखिया अलग अलग।
क्या मेरी बात क्लियर है? कोई दिक्कत तो नहीं है ना? सर संविधान राज्य का मुखिया यानी कि सर्वाधिक शक्तिशाली होना चाहिए सामान्य तौर पर, लेकिन सर्वाधिक शक्तिशाली है कौन? पीएम यानी कि सरकार का मुखिया। लेकिन क्या वह पीएम डायरेक्टली लोगों द्वारा चुना जा रहा है? नहीं, वह पीएम जीती हुई पार्टी के सांसदों द्वारा चुना जा रहा है, उसके अध्यक्ष द्वारा चुना जा रहा है। क्या मेरी बात क्लियर है? लेकिन वह भी मिनिस्टर कब बन पाया? जब वह क्या बना? सांसद। जब वह क्या बना? सांसद। और सांसद यानी कि उसे लोगों ने चुना सरकार चलाने के लिए। क्या मेरी बात क्लियर है? तो चाहे पीएम हो चाहे प्रेसिडेंट हो, चाहे पीएम हो चाहे प्रेसिडेंट हो, चाहे राज्य का मुखिया हो चाहे राज्य का मुखिया हो, चाहे सरकार का मुखिया हो, दोनों को जनता द्वारा चुना जा रहा है। इसमें मुख्य है देश का मुखिया। क्या मेरी बात क्लियर है? कोई दिक्कत तो नहीं है ना? ठीक है। देश में सर्वोपरि सबसे ऊपर की पोस्ट हम किसे मानते हैं? प्रेसिडेंट को मानते हैं। हम मानते हैं प्रेसिडेंट को। क्या मेरी बात सुनाई? दादाजी हैं घर पे जो है, बाहर ज्यादा लोग उनकी नहीं मानते हैं, लेकिन अभी भी दबदबा तो उन्हीं का कायम है। शादी कार्ड छप रहा है, चिरंजीवी अभय भैया, समझ रहे हो ना? पुत्र यहां पर नाम पेरेंट्स का, लेकिन सबसे बड़ा नाम किसका लिखा रहता है? पौत्र। किसके पौत्र है? वो बड़ा बड़ा लिखा है, बाबा दादी, बाबा और दादी का नाम। क्या मेरी बात क्लियर है? उसी तरह आयुष्मती, बताओ है? पता नहीं सर कौन है आयुष्मती यहाँ पर, और उसके बाद सबसे बड़ा उनके भी बाबा दादी का नाम। बाबा दादी देखने नहीं गए, समझ रहे हो ना? अरे बोलो। यस सर। बाबा दादी देखने नहीं गए, यही लोग आपस में फोन पे बात करके अपना, समझ रहे हो ना, एक दूसरे का ब्याह का प्रपोजल रखती है। मेरी बात सुन रहे हैं कि नहीं है? और घर वालों से अप्रूवल ले लिए, लेट अस सपोज दोनों लोग आईएएस बन गए, घर वाले भी अप्रूव कर दिए। मेरी बात सुन रही? लेकिन अंतिम हस्ताक्षर है किसका? बाबा दादी का। नाम किसका लग रहा है? कौन करवा रहा है शादी? बाबा दादी। व्हाट्सएप का नाम लग रहा है कहीं? नहीं है? लिखवाया कि नहीं? ये हुआ कि बाबा दादी ने सेलेक्ट किया। क्या मेरी बात क्लियर है? बस वही बाबा दादी कौन है? राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री। राष्ट्रपति है ना? सब कुछ सरकार कर रही है, मेरी बात सुन रही? लेकिन अंतिम अप्रूवल कौन दे रहा है? राष्ट्रपति। दादाजी। नहीं समझे बात? यस सर। समझ गए? यस सर। नहीं समझ पा रहे? यस सर, समझ गए? ठीक है। तो ये है तुम्हारा सरकार, पेरेंट्स, शासन चलाने वाले लोग तो यही है, पेरेंट्स। मेरी बात सुन भाई? यस सर। शासन चलाने वाले लोग यही है, मम्मी पापा पेरेंट्स, ठीक है। अप्रूवल देने वाले राष्ट्रपति बाबा जी, और ये तुम है ना जिसकी शादी होनी है, अपने दोस्तों के साथ तैयार हो। क्या मेरी बात क्लियर? भारतीय जनता, अरे बोलो। यस सर। भारतीय जनता पार्टी। ठीक है। क्या मेरी बात क्लियर है? यस सर। इस सिस्टम को बोलते हैं रिपब्लिकन सिस्टम। क्यों? क्योंकि इसमें लोग ना केवल सरकार को चुन रहे हैं, साथ ही साथ राष्ट्रपति को भी चुन रहे हैं। क्या मेरी बात क्लियर है? जो उस राज्य का, देश का मुखिया है, उसे भी चुन रहे हैं। क्या मेरी बात क्लियर है? पीएम को डायरेक्टली नहीं चुन रहे हैं, लेकिन उनके द्वारा चुने गए किसी सांसद को पीएम बनाया जा रहा है। क्या मेरी बात क्लियर है? तो एक ऐसी व्यवस्था को बोलते हैं गणतंत्र गणराज्य, जहां पर ना केवल सरकार बल्कि सरकार का मुखिया, देश का मुखिया भी किसके द्वारा चुना जाए? लोगों द्वारा चुना जाए। यानी कि देश के मुखिया को, राज्य के मुखिया को शक्ति कौन दे रहा है? लोग। यानी कि संप्रभुता किसके पास है? जनता के पास। जनता के पास। राजनीतिक संप्रभुता जनता के पास। अगर इन्हें पसंद नहीं आएगा तो अगले बार इन्हें हटा दिया जाए। क्या मेरी बात क्लियर है? इसका मतलब ये नहीं कि तुम्हारी शादी नहीं होगी तो दूसरे दादा दादी क्या अप्रूवल ले ले, संज्ञा किसी और को दादा दादी बना दे, वो दादा दादी फिक्स है, ये वाले फिक्स नहीं है। मेरी बात सुनना ही? इन दादा के साथ अच्छाई है कि अगर शादी नहीं कर रहे हो तो दूसरे दादा दादी को कर लाओगे इन दादा के साथ। समझ आ रहा है? अरे बोलो। यस सर। समझ आ गया? चलो, कई लोग नाराज होने लगे भाई, अरे कैसे शादी करवाएंगे। चलो, भारत में अप्रत्यक्ष रूप से दादा दादी का चुनाव होता है। क्या मेरी बात क्लियर है? और इसीलिए भारत गणतांत्रिक कम है और
और लोकतांत्रिक ज्यादा है। क्योंकि सरकार का चुनाव तो हम सीधे तौर पर करते हैं, लेकिन राष्ट्रपति का चुनाव हम अप्रत्यक्ष रूप से करते हैं, यानी कि हमारे द्वारा चुने गए जनप्रतिनिधि ही अंततः किसका चुनाव कर रहे होते हैं? सरकार के मुखिया या फिर राष्ट्र के मुखिया। क्या मेरी बात क्लियर है? कोई दिक्कत तो नहीं है ना? सरकार का मुखिया अपने अलग है, राष्ट्र मुखिया अलग है, बात सही है, लेकिन प्रेसिडेंट का चुनाव भी कैसे हो रहा है? अंततः ये लोग कर रहे हैं। क्या मेरी बात क्लियर है? कोई दिक्कत तो नहीं है ना? मेरी बात समझ में आई? चलो इसे बना लो, इसे नोट करते हैं। बना लिया सर। बना लीजिए, चलो नोट करो, जल्दी बनाओ, जल्दी बनाओ, लिखो। आपने पहले बना दी, बनाओ भाई, बनाओ जल्दी से बनाओ। बना लिया? जल्दी बनाओ, लिखो जल्दी से, लिखो। गणराज्य से अभिप्राय, गणराज्य से अभिप्राय ऐसी व्यवस्था से है, ऐसी व्यवस्था से है जहां राजनीतिक संप्रभुता, जहां राजनीतिक संप्रभुता, जहां राजनीतिक संप्रभुता जनता के हाथों में, जनता के हाथों में निहित है, निहित हो। गणराज्य का अभिप्राय ऐसी व्यवस्था से है जहां राजनीतिक संप्रभुता, जहां यह लिख दो बस, ठीक है। राजनीतिक संप्रभुता, राजनीतिक संप्रभुता जनता के हाथों में निहित हो और किसी एक व्यक्ति, ब्रैकेट में जैसे राजा, किसी एक व्यक्ति, ब्रैकेट लिख लो जैसे राजा, या किसी भी वर्ग को, या किसी भी वर्ग को किसी प्रकार का विशेषाधिकार, या किसी भी वर्ग को लिखा, या किसी भी वर्ग को शासन व्यवस्था में, या किसी भी वर्ग को संगठन और हाँ शासन व्यवस्था में किसी भी प्रकार का विशेष अधिकार, किसी भी प्रकार का विशेष अधिकार ना मिले, किसी भी प्रकार का विशेष अधिकार ना मिले। ठीक है, आगे इसी में लिखोगे, लाइन चेंज करके इसी में आगे लिखो। देखो, प्रत्येक सार्वजनिक कार्यालय, प्रत्येक सार्वजनिक कार्यालय, प्रत्येक सार्वजनिक कार्यालय बिना किसी भेदभाव के प्रत्येक नागरिक के लिए, प्रत्येक नागरिक के लिए खुला होता है, बिना किसी भेदभाव के प्रत्येक नागरिक के लिए खुला होता है। आगे लिखो, एक गणतांत्रिक व्यवस्था में, एक गणतांत्रिक व्यवस्था में राज्य प्रमुख को, राज्य प्रमुख को, राज्य प्रमुख को एक निश्चित कार्यकाल के लिए, एक निश्चित कार्यकाल के लिए प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से
राष्ट्रपति ब्रैकेट में राज्य प्रमुख, भारत में भी राष्ट्रपति ब्रैकेट में लिखोगे राज्य प्रमुख, राज्य प्रमुख को अप्रत्यक्ष रूप से जनता द्वारा चुना जाता है। लिखवा दो पूरा जनसभा जनप्रतिनिधि वाली बात। अभी तो मेरे आपके चुनाव पूरा पढ़ना ही है, ठीक है, इतना काफी है मेरे पास। क्या था? जनता द्वारा चुना जाता है ना? उसके चुनाव में किसी भी प्रकार का अनुवांशिक आधार नहीं लिया जाता है। उसके चुनाव में किसी भी प्रकार का अनुवांशिक आधार नहीं लिया जाता है, अनुवांशिक आधार नहीं लिया जाता है। उसका चुनाव प्रत्यक्ष रूप से सर ये अनुवांशिक आधार लिया नहीं जाता, लेकिन ये निषेध भी तो नहीं है। हाँ, निषेध नहीं, लेकिन अनुवांशिकता इसे नहीं बोलते हैं। अनुवांशिकता मतलब जहां पर दूसरे का राइट हो जस्ट बिकॉज, यस सर, है ना, जस्ट बिकॉज कि वो पुराने राष्ट्रपति का, पुराने राज्य प्रमुख का लड़का या लड़की हो, इसकी वजह से उसका गद्दी पर अधिकार हो। वही क्या मेरी बात क्लियर है? इस तरह के अधिकार को हम बोलते हैं अनुवांशिक। अगर उसके पास कैपेबिलिटी है, अगर उसके पास क्षमता है, समझ रहे हो ना, अगर वह समर्थ है और योग्य है, तो ऐसे में इसे मना भी नहीं हो सकता कभी। क्या मेरी बात क्लियर है? इसे राष्ट्रपति का मत केवल इसलिए मना नहीं किया जाता कि वह पूर्व राष्ट्रपति की संतान है, मेरी बात सुने, लेकिन दिया तभी जाएगा जब वह उस पद के सक्षम हो या योग्य हो। मेरी बात सुनना है? इतना नोट कर लो। इसमें कुछ छोटा तो नहीं है। 5 वर्ष वाली बात लिखी है लोगों ने? 5 वर्ष वाली बात लिखी है लोगों ने कि नहीं लिखी है? नहीं सर, नहीं ना, एक लाइन लिख लो। इसका चुनाव 5 वर्ष के लिए, इसका चुनाव 5 वर्ष के लिए, उसका चुनाव 5 वर्ष के लिए लोगों द्वारा किया जाता है। लोगों द्वारा मतलब लोगों द्वारा हाँ, लोगों द्वारा प्रत्यक्ष रूप से तो लिखवा दिया। लोगों द्वारा निर्वाचित सांसदों एवं विधायकों, लोगों द्वारा निर्वाचित सांसदों एवं विधायकों के द्वारा किया जाता है, ठीक है। यहां मेरे बोलने का सेंस ये है कि सांसद और विधायकों द्वारा किया जाता है। इसमें याद रखना कि लोगों द्वारा निर्वाचित, मैंने बोला जरूर है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि जो नामित सांसद होंगे, बताया ना, लोकसभा राज्यसभा, राज्यसभा में कितने सदस्य नामित होते हैं? राज्यसभा में कितने सदस्य नामित होते हैं? 12। क्या वह राष्ट्रपति के चुनाव में भाग नहीं ले सकते? ले सकते हैं। क्या मेरी बात समझ? वह भी राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेंगे। तो केवल लोगों द्वारा निर्वाचित नहीं, नामित भी सदस्य होते हैं, वो भी राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेते हैं। ये हम राष्ट्रपति के चुनाव वाला बात पढ़ेंगे, वो जरा नहीं पढ़ेंगे। अभी तो मुख्य उद्देश्य था गणतंत्र समझने का, तो मुख्य उद्देश्य हमारा पूरा है। गणतंत्र ऐसे होता है। गणतंत्र बेसिकली क्या है? जहां पर राज्य का मुखिया भी लोगों द्वारा चुना जाए। राज्य की सरकार तो लोगों द्वारा चुनी जा रही है, मेरी बात समझ? शासन तो लोगों द्वारा चुना ही जा रहा है, लेकिन साथ ही साथ उसका मुखिया भी किसके द्वारा चुना जाए? लोगों द्वारा चुना जाए। तो उसे क्या बोलते हैं? गणतंत्र। कोई दिक्कत तो नहीं है इसमें? तो समझ में आ गया? चलो आगे नोट करते हैं लोग। अब हम ये सब हो गया शायद हमारे पास। अब हमें एस्पिरेशंस नोट करनी है, लोगों की आकांक्षाएं जो इसमें दी गई है, ठीक है। तो देखो भाई, नागरिकों की आकांक्षाएं, नागरिकों की आकांक्षाएं, एस्पिरेशंस ऑफ द पीपल। कौन कौन सी आकांक्षाएं दी गई है इसमें?
कितने तरह की जस्टिस की बात हो रही है, कितने तरह के न्याय की बात हो रही है? तीन तरह की। वेरी गुड। कौन कौन सी? अलग ही नहीं, चलो कोई बात नहीं। राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक। पहले क्या वैसे सामाजिक है? हाँ, पहला सामाजिक है। चलो ठीक है। सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक। सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक। ठीक है, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक। इसमें तो बड़ा इंटरेस्ट है। सबसे पहले बताओ न्याय क्या होता है? न्याय होता क्या है? हाँ यस सर। सर जो व्यक्तिगत जो हाँ बता दो। सर न्याय वह अवधारणा है जिसके अनुसार प्रत्येक व्यक्ति को वह मिलना चाहिए जिसके योग्य हो, बिना भेदभाव के सबके साथ। हाँ, बड़ी चीज। यस सर। बिना भेदभाव। मेरी बात समझ। न्याय यानी कि सबके साथ एक तरह का हो। सबसे बड़ी बात होती है न्याय की, एक तरह का व्यवहार कौन करे? राज्य। राज्य सबके साथ एक तरह का व्यवहार करे। समझ रहे हो ना? राजनीतिक रूप से भी, सामाजिक रूप से भी और आर्थिक रूप से भी किसी को किसी प्रकार का भेदभाव महसूस ना हो। ठीक है? तो न्याय असल में भेदभाव है ना, ऐसी धारणा है जिसके तहत भेदभाव ना रहे समाज में। राजनीतिक, आर्थिक और सामाजिक भेदभाव ना रहे। क्या मेरी बात क्लियर? कोई दिक्कत तो नहीं है ना? नोट करोगे, जल्दी से नोट करो, लिखो। न्याय का अर्थ ऐसी स्थिति से है जहां किसी भी प्रकार का भेदभाव ना हो और सबको उनके उचित अधिकार और सबको जहां पर समझ लो किसी भी प्रकार का भेदभाव ना हो और सबको उचित अधिकार प्राप्त हो। सबको उचित अधिकार प्राप्त हो। उद्देशिका में या ऐसे प्रस्तावना में तीन प्रकार के न्याय की संकल्पना की गई है। सामाजिक, आर्थिक व राजनीतिक। सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक। क्यों लगता है कि ये बोलने की जरूरत है? सीधे बोलते कि सब लोग बराबर है, हम सबको न्याय देंगे, ऐसी बात क्यों नहीं किसी ने? क्या कारण है? ताकि न्याय किन विस्तृत क्षेत्रों में दिया जाना है यह स्पष्ट रूप से बता दिया जाए। न्याय की अवधारणा का विस्तार करने के लिए कि न्याय केवल सामाजिक नहीं देना है, आर्थिक न्याय होना चाहिए। केवल आर्थिक न्याय नहीं देना है, राजनीतिक न्याय भी होना चाहिए। क्या मेरी बात क्लियर है? तो न्याय की अवधारणा का विस्तार करने के लिए तीनों तरह के न्याय दिए गए हैं। और यह अवधारणा ली कहां से ली है? किस क्रांति से? फ्रांसीसी क्रांति। वेरी गुड, पूरी तरह से गलत। रूसी क्रांति से। मैं भटक गया। कोई बात नहीं, भटक गया तो हमारा नहीं सर, वही पढ़ा था। ठीक है, 1917 की रूसी क्रांति से न्याय की अवधारणा ली गई है। क्या मेरी बात क्लियर है? नोट करो, लिखो लिखो। भारत में या ऐसे लिखो प्रस्तावना में न्याय के तत्व ब्रैकेट में सामाजिक, आर्थिक व राजनीतिक। प्रस्तावना में न्याय के तत्व ब्रैकेट में सामाजिक, आर्थिक व राजनीतिक
सामाजिक क्रांति से ग्रहण किया गया है। ठीक है, अब विस्तृत कर बात नहीं लिखा रहा हूं, लेकिन समझ लो, ठीक है, इसीलिए तीनों चीजें लिखवाई गई। ठीक, देखो इनकी सुरक्षा मूल अधिकार व नीति निर्देशक तत्वों से, इनकी सुरक्षा मूल अधिकार व नीति निर्देशक तत्वों के विभिन्न उपबंधों द्वारा, मूल अधिकार व नीति निर्देशक तत्वों के विभिन्न उपबंधों द्वारा की जाती है, विभिन्न उपबंधों द्वारा की जाती है। अब हम पहले बात करेंगे सामाजिक न्याय की ना, पहले सामाजिक न्याय, ठीक है। हेटेरोगे सामाजिक न्याय क्या होता है? क्या होता है? हाँ बताओ बोल रहे हो। सामाजिक न्याय सभी समाज में किसी भी प्रकार का भेदभाव या फिर उनके हितों के प्रति कोई भी हाँ वेरी गुड, किसी भी जाति, धर्म, वर्ण, लिंग, भाषा के आधार पर समाज में किसी भी प्रकार का भेदभाव ना हो। क्या मेरी बात क्लियर है? इसके अलावा जाति या शायद धर्म छूट गया, जितने भी चीजें होती है समाज में बांटने वाली, उसके आधार पर किसी भी तरह का भेदभाव ना हो। ठीक है, इसके अलावा मूल स्थान के नाम पर, मूल वंश के नाम पर किसी तरह का भेदभाव ना हो। ठीक है, किसी भी आधार पर समाज में भेदभाव ना हो। तो ऐसी व्यवस्था को या ऐसी धारणा को क्या बोलेंगे? सामाजिक न्याय की धारणा। नोट करोगे? देखो सामाजिक न्याय से अभिप्राय ऐसी व्यवस्था से है जहां जाति कौमा मूल वंश कौमा लिंग, खत देखो भाई, जहां जाति कौमा मूल वंश कौमा लिंग कौमा जन्म स्थान कौमा धर्म या भाषा आदि में से किसी भी आधार पर किसी के साथ किसी भी आधार पर किसी के साथ भेदभाव ना किया जाए, तथा समाज में सबको समान अवसर और स्थान प्राप्त हो। समाज में सबको समान स्तर, समान अवसर लिखा और स्थान प्राप्त हो। बहुत बड़ी बात है। दोबारा से सामाजिक न्याय केवल समानता की भावना की पुष्टि नहीं कर रहा, साथ ही साथ क्या बोल रहा है? सबको समान अवसर प्राप्त हो। सबको समान अवसर प्राप्त है? नहीं। क्या सबको समान अवसर प्राप्त है? नहीं है। तो अगर सबको समान अवसर प्राप्त नहीं है, तो जिन्हें समान अवसर प्राप्त नहीं है उनकी हेल्प राज्य करे। क्या मेरी बात क्लियर है? यस सर। जिन्हें समान अवसर प्राप्त नहीं है उनकी सहायता, उनकी जिम्मेदारी राज्य ले कि उन्हें भी समान अवसर प्राप्त हो। क्या मेरी बात क्लियर है? तो ऐसे में कोई कह सकता है सर ये तो भेदभाव हो गया, सामाजिक न्याय तो बोला तो भेदभाव नहीं करना है। सामाजिक न्याय का मतलब भेदभाव नहीं करना है, लेकिन लोगों को समान बनाना भी है।
भेदभाव नहीं करना है, लेकिन समाज में भेदभाव खत्म करने के लिए लोगों को समान बनाना जरूरी है। क्या मेरी बात क्लियर है? नहीं समझे बात? और वह समान बनाने के लिए हो सकता है स्रोतों का बता चुका पहले भी, संसाधनों का, अवसरों का थोड़ा सा असमान वितरण करना पड़े, या संसाधनों को, स्रोतों को, एम्प्लॉयमेंट को कुछ संरक्षित करना पड़े। क्या मेरी बात क्लियर है? अरे बोलो, मेरी बात समझ आ गई? ठीक है। तो सामाजिक न्याय केवल यह नहीं बोलता कि भेदभाव राज नहीं करेगा, जो पहले से भेदभाव है राज नहीं करे तो बरकरार रहेगा। फिर पहले भेदभाव पहले से है, राज नहीं करेगा तो वह भेदभाव बरकरार रहेगा ना। राज्य का क्या काम है? सबको समान अवसर दे, सबको समानता पर लाए। क्या मेरी बात क्लियर है? सबको समान स्थान प्राप्त करवाए, तब जाकर सामाजिक न्याय आएगा। क्या मेरी बात क्लियर है? कोई दिक्कत तो नहीं है ना? चलो नोट करो। हाँ बताओ। आरक्षण भी इसी के अंतर्गत आएगा? ये लीगली इन्फोर्सेबल है? नहीं सर, हम ये नहीं कह रहे हैं। हाँ। ये भेदभाव खत्म कह सकते हो। सामाजिक न्याय की अवधारणा से लिया गया आरक्षण। मेरी बात समझ में? आरक्षण सामाजिक न्याय की अवधारणा से लिया गया है, लेकिन यह चीज जहाँ लिखी हुई है यह लीगली इन्फोर्सेबल नहीं है। यह तो निचोड़ है ना। हम क्या पढ़ रहे हैं? निचोड़ पढ़ रहे हैं। क्या मेरी बात क्लियर है? नहीं समझे बात? इस तरह के और इसके आधार पर जो अनुच्छेद लिखे हुए हैं, या सॉरी इसका उल्टा बल्कि कर लो, जो अनुच्छेद लोगों ने पढ़े और उसके आधार पर यह लिखा हुआ है, मेरी बात समझ? उन अनुच्छेदों के आधार पर हम कहीं आरक्षण की बात कर सकते हैं। क्या मेरी बात क्लियर है? अनुच्छेद 15(4), अनुच्छेद 15(4) आरक्षण का आधार। समझा कितना अच्छा कविता बना दी मैंने? अनुच्छेद 15(4) आरक्षण का आधार। समझा? कविता समझ में आती है? क्या करना हम लोगों को? पोयम तो याद आती थी ना हमेशा? पोयम तो याद रहती है ना तुम लोगों को? ट्रक के पीछे लिखी वाली है ना, पूरी सकल वाले तेरा वाला लिखा रहता है, बस वही। ऐसे अनुच्छेद 15(4) आरक्षण का आधार। ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं है ना? हमने ये तो हम क्या पढ़ रहे हैं? तो हम निचोड़ पढ़ रहे हैं ना, इसके आधार पर तो हम कहीं जा नहीं सकते ना। मेरी बात सुन नहीं? इसमें तो वो बातें लिखी जो संविधान में निहित है। मेरी बात सुन नहीं? बल्कि संविधान में निहित बहुत सारी बातें हैं जो इसमें नहीं लिखी गई है। नहीं लिखी गई है। समझा? आगे लिखो, आगे लिखो है, लिखो, सॉरी लिखना है। देखो इसका अर्थ है, इसका अर्थ है, आज गलत बैठा, इसका अर्थ है समाज में किसी वर्ग विशेष के लिए समाज में किसी विशेष वर्ग के लिए या वर्ग विशेष के लिए विशेषाधिकारों की अनुपस्थिति, विशेषाधिकारों की अनुपस्थिति विशेषाधिकारों की अनुपस्थिति और अनुसूचित जाति कौमा जनजाति कौमा अन्य पिछड़े वर्गों एवं महिलाओं की स्थिति में सुधार किया जाना। ठीक है, चलो कुछ अनुच्छेदों की बात कर ले। सामाजिक न्याय कुछ अनुच्छेद बता देते समझ में। अनुच्छेद 14, 15, 16, 17। मेरी बात सुन रही? 14 से 17 और 18 भी। क्या मेरी बात क्लियर है? यह सामाजिक, यह मूल अधिकार होता है ना, बताइए थोड़ा सा। यह मूल अधिकार होता है, यह सामाजिक न्याय की अवधारणा को मजबूत करता है। कैसे मजबूत करता है? राज्य के लिए सब बराबर। क्या मेरी बात क्लियर है? राज्य किसी भी तरह का डिस्क्रिमिनेशन, भेदभाव नहीं करेगा जाति, लिंग, धर्म, संप्रदाय आदि के आधार पर, आदि के आधार पर। 15। मेरी बात सुनाई?
अरे बोलो। राज्य जॉब में किसी भी तरह का, राज्य एम्प्लॉयमेंट में, रोजगार में किसी भी तरह का मतलब किसी भी तरह का क्या नहीं करेगा, किसी भी तरह का भेदभाव नहीं करेगा। मेरी बात में 16 17 अस्पृश्यता, छुआछूत के विरुद्ध कानून। क्या मेरी बात क्लियर है? छुआछूत के विरुद्ध कानून। क्या सामाजिक न्याय की अवधारणा को और प्रगाढ़ और मजबूत नहीं करता है? करता है। क्या मेरी बात क्लियर है? नहीं समझ पाए बात? अनुच्छेद 18। अरे पूरा रटा हुआ, वाह मजा आ गया, रट लो पूरा। समझा? अनुच्छेद 18 यानी कि उपाधियों का अनुच्छेद या उपाधियों का उपयोग ही नहीं करना है नाम के साथ। यस सर। पहले के समय में राय बहादुर, लॉर्ड, समझ रहा हो ना, yes, इस तरह की उपाधियां चलती थी, सर, नाइट, ठीक है, इस तरह की उपाधियों से ब्रिटेन की सरकार सुसज्जित रखती थी जो लोग थे, कुछ लोग। क्या मेरी बात क्लियर है? उसकी वजह से समाज में उनका दबदबा था। समझ आ रहा है? yes, उनके काम जल्दी हो रहे हैं, वह विधि की, समझ लो ना, विधि की अनुकूलता में या अपने अनुकूल काम करा ले रहे हैं। yes, विधि उनके लिए बहुत टाइट नहीं हो पा रहा है, कानून के लिए बहुत टाइट नहीं हो पा रहा है। क्या मेरी बात क्लियर है? तो यह सब हटाने के लिए क्या किया गया, बोला गया उपाधियां आपके पास कुछ भी हो, समझ रहे हो ना मेरी बात सुन रहे? वो उपाधियां, उन उपाधियों का उपयोग आप किसी भी जॉब में या किसी भी सरकारी जगह पर या पब्लिक प्लेसेस में भी नहीं कर सकते। क्या मेरी बात क्लियर है? लेट अस सपोज आप बहुत सारी उपाधि होती है, राजा भैया, समझ रहे हो ना, गुड़िया दीदी, समझ रहे हो ना, बाबू, सोना, ये सब उपाधि उपयोग नहीं कर सकते। मेरी बात सुनिए, घर भाषा में उपयोग कर सकते हैं लेकिन बाहर उपयोग नहीं कर सकते। कोई भी उपाधि कैसी भी मिली हो, भारत रत्न क्यों ना मिल गया हो, मेरी बात सुनाई, तुम यहाँ आओगे तो ये नहीं बोलोगे भारत रत्न अब है, सुना, तुमसे नाम बोल जाएगा तो क्या बोलोगे, अब है। क्या मेरी बात सुनाई? तुम्हें बड़े से बड़ी उपाधि मिली हो लेकिन तुम उसका उपयोग नहीं कर सकते। क्या मेरी बात क्लियर है? हालांकि शैक्षणिक व्यवस्था में ऐसा नहीं है। लेट अस सपोज तुम डॉक्टर बन गए, तो तुम बोलते हो हम डॉक्टर हैं। मेरी बात सुन रहे? नहीं समझे बात? अगर तुमने पीएचडी कर लिया तो बोलते हो डॉक्टर है। नहीं समझ आई बात? शैक्षणिक उपाधियों का उपयोग कर सकते हो लेकिन अन्य किसी भी उपाधि का उपयोग नहीं कर सकते। तो आप बताओ, जब हम किसी उपाधि का उपयोग नहीं कर पाएंगे तो क्या समाज में बराबर माने जाएंगे? बिल्कुल बराबर माने जाएंगे। तो क्या सामाजिक न्याय की अवधारणा को यह अनुच्छेद 18 मजबूत नहीं करता है? करता है। क्या मेरी बात सुन रही? तो अनुच्छेद 14 से 18 नोट करो। अनुच्छेद 14-18, 14 से 18, ठीक है। और कौन सा है? अनुच्छेद 46, कॉमन करके लिखोगे। अनुच्छेद 46 किस बारे में है? अनुसूचित जातियों जनजातियों के लिए या अन्य दुर्बल वर्गों के लिए शिक्षा संबंधी प्रावधान। राज्य शिक्षा संबंधी प्रावधान करेगा, राज्य शिक्षा संबंधी संस्थाएं बनाएगा, है ना, बढ़ावा देगा शिक्षा के लिए। ये किसने दिया है? अनुच्छेद 46। अब तुम ये नहीं कहोगे कि राज्य जो है वो आदिवासी बच्चों के लिए एकलव्य मॉडल रेजिडेंशियल स्कूल खोल रहा है, सीबीएसई बोर्ड कॉलेज में पढ़ाई करवा रहा है और हमारे लिए पढ़ाई नहीं हो रही है। नहीं, उन्हें समाज के मुख्य धारा से जोड़ा जा सके इसलिए करवा रहा है ऐसा, उन्हें समाज की मुख्य धारा से जोड़ा जा सके। मेरी बात सुनाई? उनके लिए बहुत सारे प्रोजेक्ट, उनके लिए बहुत सारी स्कीम चल रही है ना। समाज की मुख्य धारा के लिए वो स्कीम नहीं चल रही है। क्यों? क्योंकि सामाजिक न्याय लाना है ना। सामाजिक न्याय में क्या लिखा हुआ है कि सब लोग बराबर है, किसी वर्ग विशेष को अधिकार नहीं है। लेकिन साथ ही साथ और भी क्या लिखा हुआ है? अनुसूचित जाति जनजाति महिलाओं और अन्य पिछड़े वर्गों के लिए राज्य प्रावधान कर सकता है। क्या मेरी बात क्लियर है? अगर उन्हें पिछड़ा पाता है, अगर उन्हें दिखता है कि वो अभी भी अनएजुकेटेड है, अभी भी इलिटरेट है, तो उन्हें ऊपर लाने के लिए, उन्हें समाज की मुख्यधारा में जोड़ने के लिए प्रावधान करना किसका उत्तरदायित्व है? राज्य का उत्तरदायित्व है। क्या मेरी बात क्लियर है? तो सामाजिक न्याय में और भी क्या आ गया? अनुच्छेद 46, नोट करो, अनुच्छेद 46। हाँ, 21A का क्या? शिक्षा का अधिकार, हाँ बोल सकते हो, लेकिन वो सभी के लिए है ना, वो केवल अलग से किसी एक के लिए नहीं। बोल सकते हो वो भी, है ना, लेकिन वो सबके लिए। मेरी बात समझ? किसी भी वर्ग का हो, किसी भी तरह का हो, लेकिन सभी के लिए, 6 से 14 के सभी हर तरह के बच्चों के लिए राज्य की जिम्मेदारी है कि उन्हें शिक्षा का अधिकार, शिक्षा उनकी करवाए। क्या मेरी बात क्लियर है? हालांकि अभी तो रिसेंटली सुनने में आया है
स्कूल कुछ टूट गया है ना, टूट गया। चलो लिखोगे, आगे लिखो। अनुच्छेद 46 नोट कर लिया, आगे नोट करो। आगे क्या नोट करो? अब लिखो कौन सा न्याय बच गया? आर्थिक न्याय। लिखो आर्थिक न्याय। आर्थिक न्याय देखो, आर्थिक न्याय का अर्थ है आर्थिक कारणों के आधार पर किसी भी व्यक्ति से भेदभाव नहीं किया जाएगा। जल्दी नोट करोगे। आर्थिक कारणों के आधार पर किसी भी व्यक्ति से भेदभाव नहीं किया जाएगा। इसमें संपदा, कौमा, आय और संपत्ति की असमानता को, इसमें संपदा, आय और संपत्ति की असमानता को समाप्त करना भी शामिल है। को समाप्त करना भी शामिल है। समझ तो आ गया होगा ना? एकदम सही तरह से आर्थिक कारणों की वजह से लोगों में भेदभाव नहीं होगा, है ना? और लोगों को जो पहले से आर्थिक विसंगतियां हैं, जो भी आर्थिक असमानताएं हैं, वो सब दूर करने के लिए राज्य प्रयासरत रहेगा। राज्य का प्रयास क्या होना चाहिए? जो आर्थिक विषमताएं हैं, जो इनकम इनइक्वालिटीज है, समझ रहे हो ना? जो इकोनॉमिक इनइक्वालिटीज है, जो इनकम इनइक्वालिटीज है, जो आय की विषमताएं हैं, वह सब खत्म की जाए। क्या मेरी बात क्लियर है? तो अनुच्छेद कौन कौन सा है वो नोट करो, लिखो। आर्थिक में नोट करो। अच्छा, आर्थिक में अलग से अनुच्छेद है नहीं, बस एक नोट कर लो, अनुच्छेद है लेकिन लिखो, लिख लो कौन सा वाला है, लिखो लिखो ऐसे लिख लो। अनुच्छेद 19 के तहत, अनुच्छेद 19 के तहत रोजगार का अधिकार, रोजगार का अधिकार है ना? है। कोई भी कैसे भी चाहे रोजगार कर सकता है। यस सर। ठीक है, नियम तो इकोनॉमिक जस्टिस आ गया, है ना? लोग अपना देखो, एक और चीज है समझा दे रहे। अब ये आर्थिक सुधार लाने के लिए ही तो भूमि सुधार किए गए थे। यस सर। भूमि जो वेरी गुड। भूमि जोत सीमा सुधार, यह क्या सुधार है? आर्थिक सुधार। यस सर। एक इंसान के पास यूपी में 12.5 एकड़ से ऊपर की जमीन नहीं रहेगी। यह कैसा सुधार है? आर्थिक सुधार की। जिसके पास एक्स्ट्रा जमीन है उसे राज्य को देना पड़ेगा। राज्य उस जमीन को लैंडलेस पीजेंट्स को, यानी कि ऐसे मजदूरों को जिनके पास अपना जमीन नहीं है, उन्हें डिस्ट्रीब्यूट करेगा। क्या मेरी बात क्लियर है? यह एक तरह का आर्थिक सुधार है। अरे बोलो। यस सर। समझ आ रहा है? इसी तरह अनुच्छेद अनुसूची 9 में, अनुसूची 9 में किस राज्य में किस तरह के किन भारतीय राज्यों में किस तरह के नियम कानून लाए जाएंगे जिससे जमींदारी वहां पर खत्म की जा सके। क्या मेरी बात क्लियर है? कोई दिक्कत तो नहीं है ना? यह एक किस तरह का अधिकार है? दोबारा से आर्थिक सुधार है। अधिकार सॉरी, ये किस तरह का सुधार है? आर्थिक सुधार है, जिसे राज्य ला रहा है और उसमें लगातार उसमें इस समय 250 के अराउंड उसमें कानून बन चुके हैं। अनुसूची 9 में 150 से 250 के लगभग कानून बन चुके हैं, जिसमें अलग अलग राज्यों के कानून दिए गए हैं ताकि वहां पर जमींदारी का उन्मूलन हो सके। क्या मेरी बात क्लियर है? अदरवाइज जब भी जमींदारी का उन्मूलन हो रहा था तो जमींदार वर्ग किसके पास जा रहा था? सुप्रीम कोर्ट के पास, क्योंकि राइट टू प्रॉपर्टी भी एक राइट है। पहले फंडामेंटल राइट था, पहले मूलभूत अधिकार था, और बाद में एक लीगल राइट रह गया है, अभी है राइट। मेरी बात सुनाई? शायद अनुच्छेद 320 में। यस सर। है ना? 300 ए में या 300 ए या 320 में, ठीक है? लेकिन अभी वो है, कहने का ये मतलब। क्या मेरी बात क्लियर है? पहले वो मूलभूत अधिकारों का हिस्सा था, तो ऐसे में जमींदारी उन्मूलन के लिए जब भी कोई सुधार सरकार ला रही थी, है ना, तो बहुत सारे जमींदारी वर्ग के लोग कहाँ जा रहे थे? सुप्रीम कोर्ट में जा रहे थे, क्योंकि राइट टू प्रॉपर्टी भी एक फंडामेंटल राइट है। क्या मेरी बात समझ? कोई दिक्कत तो नहीं है ना? तो भूमि जोत संबंधी सुधार भी एक आर्थिक सुधार है। नोट कर लोगे, भूमि जोत सीमा संबंधी सुधार, ठीक है? आर्थिक न्याय नोट कर लो। आर्थिक न्याय नोट कर लो, भूमि जोत संबंधी सीमा सुधार। एक और मुझे लगता है कि ये भी
आर्टिकल 39A जो अनुच्छेद 39A नोट कर लो। अनुच्छेद 39A क्या होता है? समान न्याय और निःशुल्क विधिक सहायता। निःशुल्क विधिक सहायता, समान न्याय और निःशुल्क विधिक सहायता, समान न्याय और निःशुल्क विधिक सहायता। किस तरह से है? किस तरह से? आर्थिक न्याय है। किसी के पास पैसे नहीं है अपना केस लड़ने के लिए, किसी के पास पैसे नहीं है वकील रखने के लिए, वकील हायर करने के लिए, तो वकील कौन रखेगा उसकी वजह से? सरकार, राज्य रखेगी। मेरी बात सुन रहे हैं? और कई सारे लोग ऐसे वकीलों के ना होने की वजह से सीधे अंदर हो जाते हैं। मेरी बात सुन रहे हैं? कोई दिक्कत तो नहीं है ना? कई सारे लोग अभी भी जेलों में रहते हैं, उनकी पेनाल्टी बहुत सिंपल सिंपल सी है, वो पे नहीं कर पा रहे। क्या मेरी बात क्लियर है? तो यह निःशुल्क जो आर्थिक विधिक सहायता है ना, यह भी एक तरह से क्या है? आर्थिक न्याय है। क्योंकि बहुत सारे लोग जो कि अपने जिन्हें केस लड़ने के पैसे नहीं है, उन्हें वकील देना किसका काम है? सरकार का, यानी कि राज्य का काम। क्या मेरी बात क्लियर? नोट करोगे आगे? सर जो उचित वेतन पाने का अधिकार है वो भी तो इसमें सब कर लेंगे, लेकिन 2 बच्चे सो रहे हैं, बस एक चीज और नोट करना है। देखो राजनीतिक न्याय, तुम लोग बात में फंसा में क्यों कहते हो? राजनीतिक न्याय, राजनीतिक न्याय देखो, लेकिन इसका अर्थ है कि प्रत्येक व्यक्ति को समान राजनीतिक अधिकार प्राप्त होंगे, समान राजनीतिक अधिकार प्राप्त होंगे, समान राजनीतिक अधिकार प्राप्त होंगे। सभी नागरिकों को समान रूप से, सभी नागरिकों को समान रूप से मतदान का अधिकार, चुनाव लड़ने का अधिकार, एवं लोकपद धारण करने का अधिकार। लोकपद मत लिख देना भाई, लोकपद धारण करने का अधिकार। लोकपद लिख देना ना लोग, क्या मतलब है? मतदान न केवल करने का अधिकार है, चुनाव में खड़े रहने का भी अधिकार है, चुनाव जीतने का भी अधिकार है। चुनाव जीत गए तो एमपी एमएलए आगे चलकर पीएम प्रेसिडेंट बनने का अधिकार है, सलोनी को तो प्रेसिडेंट भी बनने का अधिकार है। समझ पा रहे हो? समझा नहीं होगा? ऐसा नहीं कि वो टीचर हो सकता है प्रेसिडेंट बन जाए, क्या पता? ठीक है? लोकपद, कोई भी लोकपद आप हासिल कर सकते हो, कोई भी लोकपद आप हासिल, मतलब जो भी उसकी जो न्यूनतम अहर्ताएं हैं वो पूरा करके आप किसी भी लोकपद पर आ सकते हैं। क्या मेरी बात क्लियर है? तो यह अधिकार, यानी कि अभी किस तरह का अधिकार है? राजनीतिक न्याय का अधिकार है। समझ रहे हो ना? यह किस तरह की अवधारणा है? राजनीतिक न्याय की अवधारणा है। राजनीतिक न्याय की अवधारणा आप कहां से रही है? मुख्यतः मतलब क्या है? मतदान करने का, मतदान करने का अधिकार। तो मतदान करने का अधिकार कौन से अनुच्छेद से आता है? 326। अनुच्छेद 326 सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार। अनुच्छेद 324 326 24 सुनाई देगा तुम लोग? 26 बोला, अरे 26 बोला, देखना 326 सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार। ठीक है? चलो ठीक है भैया, तो पूछना है इसमें तो बताओ।